हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी डिफरेंसेस हैं सबको कवर करने वाले हैं। स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर से में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंसेस के वो मैंने कवर किए हैं। अलोंग विद दैट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। टोटल 16 क्वेश्चंस हैं एंड बाय दिस वे आपके 32 टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के कवर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एक न्यूमेरिक चलता है कि भाई यहाँ पर होता है आई एंड यहाँ पर होता है ए। आई रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल यूनिट्स को और मैक्रो में आता है ए जो कि रिप्रेजेंट करता है होल इकोनॉमी को या फिर एग्रीगेट्स को। सो यहाँ से आपका एक पॉइंट निकलता है, इट स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स एंड इट स्टडीज होल इकोनॉमी। एग्जाम्पल, एक कंज्यूमर, एक फर्म या एक मार्केट। वेयर इज इट स्टडीज होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करता है जैसे कि नेशनल या ग्लोबल लेवल पर। इट फोकसेस ऑन स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ये छोटे इकोनॉमिक वेरिएबल के बारे में बात करता है और ये लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल के बारे में बात करता है। फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई। वेयर इज इट फोकसेस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स, किस पे फोकस करता है? नेशनल इनकम पे और एम्प्लॉयमेंट पे। सो यहाँ से आपके दो पॉइंट निकल सकते हैं, आप एक इसको लिख सकते हैं और ये पॉइंट एज ए एग्जांपल यूज करते हैं। इट डील्स विद प्राइसिंग ऑफ इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है? इंडिविजुअल गुड्स और सर्विसेज के प्राइसिंग के साथ में। वेयर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन के बारे में डील करता है, डिस्कस करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स किस तरह से रिसोर्सेस को अलोकेट किया जाता है इंडिविजुअल्स या फिर फर्म्स को। वेयर इज मैक्रो इकोनॉमिक हमें बताता है कि जो रिसोर्सेस हैं उसको पूरी कंट्री को किस तरह से अलोकेट किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर मार्केट, किसी एक मार्केट का बिहेवियर कैसा है अगर हमें ये समझना है तो ये हमें कौन बताएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा। वेयर इज अगर हमें पूरी इकोनॉमी को समझना है, एंटायर इकोनॉमी की अगर अंडरस्टैंडिंग हमको चाहिए तो हमको फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये हेल्प करता है हमारी एंटायर इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? जिनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं प्लस जो लीगल होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता है प्लस जो आपका साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए आप करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये लाइवलीहुड या मनी को अर्न करने के लिए की जाती है, मींस जीवन यापन। इट इज डन फॉर लव, केयर और सोशल सर्विस, मींस जो आपकी इमोशनल नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए ये एक्टिविटी की जाती है। इट क्रिएट्स इनकम, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो इनकम जनरेट होती है और वो ऐड होती है इकोनॉमी में। वेयर एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो इनकम क्रिएट नहीं करती और ना ही उनको हम लोग ऐड करेंगे इकोनॉमी में। एग्जाम्पल्स, जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन। जब भी आप ये करेंगे तो यहाँ पर या तो आपको वेजेस मिलेंगे, नॉट सैलरी मिलेगी, रेन्यूमरेशन मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सब क्या हो गए? मॉनेटरी टर्म्स हो गए। वेयरएज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रहती है वो चैरिटी, हाउस होल्ड वर्क या सोशल वर्क। चैरिटी मीन्स आपने किसी को दान दे दिया। हाउस होल्ड वर्क मतलब घर का काम आप खुद कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है, दैट इज हाउस होल्ड वर्क। सोशल वर्क आपने किसी की हेल्प कर दी सोसाइटी लेवल पे, तो दैट इज योर सोशल वर्क। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल गेन को अचीव करना, वेयर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इमोशनल बेनिफिट्स को अचीव करना या सेटिस्फेक्शन अचीव करना। इकोनॉमिक एक्टिविटी को वैल्यू में, इकोनॉमिक वैल्यू में मेजर कर सकते हैं, वेयर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को इकोनॉमिक वैल्यू में मेजर नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कई सारी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं जहां पर मॉनेटरी टर्म्स भी इन्वॉल्व होती है, तो उनको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करते। दोज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिकॉज दोज एक्टिविटीज आर नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी। थर्ड डिफरेंस आता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है फैक्ट्स एंड एक्चुअल इकोनॉमिक सिचुएशंस के साथ में, मींस यहाँ पर हमारे पास में कुछ फिगर्स रहेंगे, फैक्ट्स रहेंगे जो कि एक्चुअल रहता है डेटा,
वेयर इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ ओपिनियन, जजमेंट या आइडियल, मींस इन साधारण भाषा में हम लोग बोले तो ये राय जो देने के काम हैं वो कहाँ पर होते हैं, अपने नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में होते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है व्हाट इज इन द इकोनॉमी, वेयर इज व्हाट ऑट टू बी, मींस ये बताता है कि क्या है हाल फिलहाल में, वेयर इज ये बताता है क्या होना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम लोग टेस्ट एंड वेरीफाई कर सकते हैं बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को टेस्ट या वेरीफाई नहीं किया जा सकता है बिकॉज ये सिर्फ ओपिनियन और जजमेंट पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट इज ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल व्यू, मींस ये किसी भी पर्सनल ओपिनियंस पे बेस्ड नहीं होता है, तो ये फ्री होता है, जबकि और ये ऑब्जेक्टिव होता है। वेयर इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैसा होता है, सब्जेक्टिव होता है और यहाँ पर पर्सनल व्यूज या ओपिनियंस मायने रखते हैं। एग्जांपल पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 7% है, वहीं पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये राय दे रहा है, लेकिन ये क्या बता रहा है, ये फैक्ट बता रहा है कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पर है। नेक्स्ट पॉइंट, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फोर्थ डिफरेंस है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है, जैसे चाय एंड कॉफी, सो वो वाली गुड्स जिनको एक की जगह पे दूसरे को यूज कर सकते हैं उनको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। वेयर इज दोज कमोडिटीज जो एक साथ में जिनकी डिमांड आती है, ज्वाइंट डिमांड जिनकी रहती है, उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स के साथ में। दीज गुड्स कैन रिप्लेस, मतलब एक की जगह पे दूसरे को यूज कर सकते हैं। वेयर इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में दीज गुड्स आर यूज्ड टुगेदर, मींस ज्वाइंट इनकी डिमांड रहती है। डिमांड फॉर वन राइजेस व्हेन द प्राइस ऑफ अदर राइजेस, मींस अगर चाय के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो फिर कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सो टीपी एंड यहाँ पर लिखते हैं सीडी, तो टीपी मींस प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड फॉर कॉफी। वेयर इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है कि अगर डिमांड किसी एक कमोडिटी की कम होती है तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या फिर वाइस वर्सा, अगर किसी एक कमोडिटी के प्राइस कम होते हैं तो दूसरी कमोडिटी की जो डिमांड है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जैसे अभी जीएसटी कम हुआ तो कार्स की डिमांड इंक्रीज हो गई, तो कार का प्राइस कम हुआ तो डिमांड फॉर पेट्रोल विल इंक्रीज। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है कि अगर कार के भाव कम हो गए तो पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज होगी, वाई, बिकॉज लोग बाग कार को ज्यादा परचेज करेंगे। एग्जाम्पल चाय, कॉफी, कार, पेट्रोल। सब्स्टिट्यूट गुड्स ये सेम काइंड की डिमांड को फुलफिल या नीड को फुलफिल करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये ज्वाइंट नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स इनका क्रॉस प्राइस रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है, वेयर इज इनका क्रॉस प्राइस रिलेशनशिप नेगेटिव होता है, मींस एक के प्राइस कम होंगे उसका इंपैक्ट आएगा दूसरे का, तो इनका जो प्राइस एंड डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव चलता है, मींस एक का भाव कम हो रहा है तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो ये एक ऐसे याद रख लें आप, एक एरो इधर जा रहा है एक एरो इधर जा रहा है तो ये नेगेटिव है। जबकि दोनों एरो, यहाँ पर एक का प्राइस इंक्रीज हुआ तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो गई, दोनों एरो ऊपर जा रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव रिलेशनशिप। दोनों अगर कम हो रहे हैं तो भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। आप इन रिलेशनशिप्स को अगर पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में देखना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं, दिस इज द बेस्ट वे। आप इंपैक्ट्स के एरो बना लीजिए, अगर दोनों एरो सेम डायरेक्शन में है देन पॉजिटिव, दोनों एरो अलग अलग डायरेक्शन में देन इट इज नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल डिमांड वर्सेस मार्केट डिमांड, ये फिफ्थ डिफरेंस है अपना। इंडिविजुअल डिमांड रिप्रेजेंट करती है किसी भी एक कंज्यूमर की डिमांड को, वेयरएज मार्केट डिमांड जो है वो सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को रिप्रेजेंट करती है। इंडिविजुअल डिमांड, इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज बड़ा होता है। इंडिविजुअल डिमांड पर्सनल इनकम और टेस्ट इन दोनों से इंपैक्टेड होती है या उनका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर होता है, मींस अगर एक पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो उसकी डिमांड के ऊपर इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। वेयरएज मार्केट डिमांड में इंडिविजुअल पर्सन की इनकम का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट
ओवरऑल मार्केट फोर्सेस जो है वो इसको इन्फ्लुएंस करेंगे। इंडिविजुअल डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक या माइक्रो लेवल एनालिसिस होता है, जबकि मैक्रो लेवल एनालिसिस हम लोग किसके लिए करेंगे, मार्केट डिमांड के लिए। इंडिविजुअल डिमांड इट रिप्रेजेंटेड बाय अन इंडिविजुअल डिमांड कर्व, कि एक पर्सन की डिमांड कितनी है। वेयर इज मार्केट डिमांड कर्व में क्या होगा, आपने ये बनाया होगा किताब में कि दो कस्टमर्स की डिमांड है या दो इंडिविजुअल्स की डिमांड है, दोनों की डिमांड को प्लस कर दिया तो आपको मार्केट डिमांड का कर्व मिल जाता है। सो मार्केट डिमांड कर्व क्या होगा कि सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड को प्लस कर देंगे तो हमको मार्केट का डिमांड कर्व मिल जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंस, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वो वाली कॉस्ट जो आउटपुट के साथ में चेंज नहीं होती है उसको कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। आपने ऐसा ग्राफ बनाया होगा, ये फिक्स्ड कॉस्ट का। इवन एट जीरो आउटपुट आपकी कॉस्ट क्या रहेगी, कुछ ना कुछ तो जरूर रहेगी। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वो वाली कॉस्ट जो आउटपुट के साथ में चेंज होती है उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इट मस्ट बी पेड इवन इफ द प्रोडक्शन इज जीरो। तो जीरो आउट पर भी, कुछ जीरो आउटपुट पर भी या जीरो प्रोडक्शन पर भी फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ तो पे जरूर करना होती है। वेयर इज जीरो आउटपुट पर वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मींस आपने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर रखा है लेकिन प्लांट लगाया है तो प्लांट की कॉस्ट तो आपको पे करनी पड़ेगी, लेकिन आपने लेबर नहीं बुलाए तो लेबर की कॉस्ट आपकी क्या है, जीरो है। आपने रॉ मटेरियल नहीं बुलवाया तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या रहेगी, जीरो रहेगी। एग्जाम्पल, इट इंक्लूड्स रेंट सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ। चाहे आप ये प्रोडक्शन करें या ना करें ये आपको पे करना ही रहेगा। वेयर इज वेरिएबल कॉस्ट में रॉ मटेरियल या वेजेस ऑफ वर्कर, अगर आपने प्रोडक्शन नहीं किया तो आपने रॉ मटेरियल नहीं बुलवाया या फिर आपके यहाँ पे वर्कर नहीं आए तो आपने उनको वेजेस पे नहीं किए, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। इट इज कांस्टेंट, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, बट वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरी करती है शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। फिक्स्ड कॉस्ट इट अफेक्ट्स एवरेज कॉस्ट बट नॉट मार्जिनल कॉस्ट, वेयर इज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को, एवरेज कॉस्ट को भी और मार्जिनल कॉस्ट को भी इंपैक्ट करेगी। ये नहीं करती बिकॉज इट इज फिक्स्ड, ये करती है दोनों को इंपैक्ट बिकॉज इट वेरीज विथ आउटपुट। नेक्स्ट डिफरेंस, शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में सिर्फ कुछ इनपुट्स को ही चेंज किया जा सकता है। मींस शॉर्ट रन में जो मैक्सिमम हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं वो क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। सिर्फ एक को हम लोग वेरिएबल मानकर चलते हैं। वेरेज इन लॉन्ग रन सारे इनपुट जो हैं उनको चेंज किया जा सकता है। मींस लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर्स कैसे हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। फर्म फेस फिक्स्ड फैक्टर्स लाइक कैपिटल, जबकि लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं रहेगा, सारे के सारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को, वेयर इज ये एक्सप्लेन करेगा रिटर्न टू स्केल को। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं रिटर्न टू फैक्टर्स की बात हम लोग कहाँ करेंगे, शॉर्ट रन में। इट इज लिमिटेड बाय शॉर्ट टर्म कैपेसिटी, यहाँ पर जो भी चीजें होगी लाइक हम लोग शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है या फिर सप्लाई है उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। व्हाई, बिकॉज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कांस्टेंट, बट इन लॉन्ग रन हम लोग सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो डिसीजंस रहते हैं आर टेकन विथ फ्यूअर एडजस्टमेंट, कुछ ही एडजस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। वेयर इज इन लॉन्ग रन सारे फैक्टर्स को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम वर्सेस नेशनल वेल्थ। नेशनल इनकम किसी भी देश की एक साल की इनकम को रिप्रेजेंट करती है, वेयर इज नेशनल वेल्थ उन असेट्स को शो करती है जो कोई एक नेशन ओन करता है। सेकंड पॉइंट, नेशनल इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, वेयर इज नेशनल वेल्थ इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। आप इस पॉइंट को इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, इट इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट एंड इट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल इनकम को एवरी ईयर कैलकुलेट किया जाता है, सो इट इज मेजर्ड फॉर 1 ईयर, वेयर इज नेशनल वेल्थ जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होती है। नेशनल इनकम प्रोडक्शन की कैपेसिटी को, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है, जितनी ज्यादा नेशनल इनकम रहेगी प्रोडक्टिव कैपेसिटी उतनी ही अच्छी रहेगी। वेयर इज नेशनल इनकम, नेशनल वेल्थ रिप्रेजेंट करता है एक्यूमुलेटेड प्रॉस्पेरिटी को, या फिर किसी देश के पास में कितनी ज्यादा पूंजी है उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। नेशनल इनकम फास्ट चेंज होती है, रेगुलर बेसिस पे चेंज होती रहती है, वेयर इज नेशनल इनकम, नेशनल वेल्थ जो है वो
स्लोली चेंज होती है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लगभग लगभग सेम रहती है, बहुत धीरे धीरे चेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम वर्सेस पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम जो है वो किसी भी कंट्री की होती है, वेयर इज पर कैपिटा इनकम जो होती है वो पर पर्सन एवरेज इनकम होती है। नेशनल इनकम ओवरऑल इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करती है, वेयर इज पर कैपिटा इनकम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रिप्रेजेंट करती है। नेशनल इनकम इंक्रीज हो सकती है इवन इफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस, मींस पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो सकती है और नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो सकती है। बट पर कैपिटा इनकम के साथ में ये है कि अगर पॉपुलेशन का इंक्रीजिंग रेट या फिर उसके राइज होने का जो रेट है अगर वो इनकम के रेट से ज्यादा हो, मींस आपकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़े और इनकम कम इंक्रीज हो, इन सच केस क्या होगा, पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नेशनल इनकम में पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के कॉन्सेप्ट में पॉपुलेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल इनकम जो है वो टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, इट मेजर्स इन रुपीस और डॉलर्स में इसको मेजर करते हैं हम लोग। वेयर इज पर कैपिटा इनकम को कैसे मेजर करते हैं, बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम मान लो नेशनल इनकम जो है वो 10,000 है एंड पॉपुलेशन आपकी 10 है, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, सो 1000 आया। 1000 आपका क्या रहेगा, पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को रिप्रेजेंट नहीं करती है, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या बताती है कि एवरेज इकोनॉमिक वेलबींग कितना है, मींस पर पर्सन कितना कमा पा रहा है किसी भी देश में। ये कहां से पता चलेगा, पर कैपिटा इनकम से हमको पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक वर्सेस कमर्शियल बैंक। सो रिजर्व बैंक जो है इट इज द सेंट्रल बैंक, या इसको हम लोग अपेक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। कमर्शियल बैंक, बैंक सर्विंग द जनरल पब्लिक, तो वो वाला बैंक जो जनरल पब्लिक को सर्व करते हैं और कुछ कमर्शियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उनको कमर्शियल बैंक बोलेंगे। और रिजर्व बैंक कौन सा होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक कहते हैं। इन इंडिया इट इज आरबीआई। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई क्या करता है, कंट्रोल करता है पूरे बैंकिंग सिस्टम को। वेयर इज कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, डिपॉजिट्स एंड लोन की सर्विसेज को ये प्रोवाइड करते हैं। रिजर्व बैंक करेंसी नोट्स इशू कर सकता है, कमर्शियल बैंक करेंसी नोट्स को इशू नहीं कर सकते हैं। रिजर्व बैंक एक्ट करता है एज ए बैंकर फॉर द गवर्नमेंट, वेयर इज कमर्शियल बैंक बैंकर होता है नॉर्मल पब्लिक का, कस्टमर का। रिजर्व बैंक का जो मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, वेयर इज कमर्शियल बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है दैट इज अर्निंग प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक रेट वर्सेस रेपो रेट। सो बैंक रेट क्या होता है, वो वाला रेट, इट इज इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई, आरबीआई क्या करता है, बैंक को लेंड करता है लोन, तो आरबीआई टू बैंक, तो आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक को लोन प्रोवाइड करता है वो होता है आपका बैंक रेट। वेयर इज रेपो रेट क्या है, आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स फॉर द शॉर्ट टर्म, तो यहां पर आपको दो वर्ड याद रखने, एक लॉन्ग टर्म एंड दूसरा शॉर्ट टर्म। तो आरबीआई ने बैंक को लोन दिया लॉन्ग टर्म के लिए, इट इज बैंक रेट। आरबीआई ने बैंक्स को लोन दिया फॉर शॉर्ट टर्म, इट इज एसोसिएटेड विद रेपो रेट। नेक्स्ट, इट डज नॉट इन्वॉल्व सिक्योरिटी रीपर्चेज, मींस बैंक यहां पर कोई भी कोलेट्रल डिपॉजिट नहीं करते हैं आरबीआई को, वेयर इज इन रेपो रेट कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट्स होती है, रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटीज। नेक्स्ट पॉइंट, ये लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। इट इज हायर देन रेपो रेट, तो बैंक रेट जो रहता है, बैंक रेट इज ग्रेटर देन रेपो रेट एंड रेपो रेट इज लेसर देन बैंक रेट। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंट्रोल्स लॉन्ग टर्म क्रेडिट इन द इकोनॉमी, तो बैंक रेट की वजह से इकोनॉमी के अंदर लॉन्ग टर्म की क्रेडिट फैसिलिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, वेयर इज थ्रू रेपो रेट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है इन एनी इकोनॉमी। सो इफ अगर गवर्नमेंट या आरबीआई ये चाहे कि मार्केट में शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी को कम किया जाए तो वो क्या करेंगे, वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देंगे। अगर वो चाहे कि मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी हो, ज्यादा पैसा हो, तो वो क्या करेंगे, रेपो रेट को कम कर देंगे। सो बाय दिस वे ये मॉनेटरी टूल्स से इस तरह से मार्केट में मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस डिमांड वर्सेस डेफिसिट डिमांड। एक्सेस डिमांड की कंडीशन मार्केट में तब आती है जब डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, वेयर एज डेफिसिट डिमांड की कंडीशन मार्केट में तब आती है जब सप्लाई
डिमांड से ज़्यादा हो जाती है। एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होता है, मीन्स इकोनॉमी में प्राइजेस राइज होते हैं कमोडिटीज के, सर्विसेज के, गुड्स के। वेयर इज डेफिसिट डिमांड की वजह से डिफ्लेशनरी प्रेशर आता है, मीन्स प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। एक्सेस डिमांड प्राइस राइज को लीड करता है, वेयर इज डेफिसिट डिमांड लीड करता है प्राइस के फॉल को। एक्सेस डिमांड में ओवर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन रहती है या ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, वेयर इज इन डेफिसिट डिमांड इट इंडिकेट्स अनएम्प्लॉयमेंट और लेसर एम्प्लॉयमेंट। इट रिक्वायर्स कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज, मींस ऐसी पॉलिसीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को या आरबीआई को, ऐसी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जिसकी वजह से मार्केट से मनी की सप्लाई को रिड्यूस किया जा सके। वेयर इज डेफिसिट डिमांड के केस में ऐसी मॉनेटरी पॉलिसीज को या ऐसे मेजरमेंट्स लेने रहेंगे जिसकी वजह से मार्केट में मनी की सप्लाई को इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन्यू रिसिट वर्सेस कैपिटल रिसिट्स। तो रेवेन्यू रिसिट्स की वजह से कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, वेयर इज कैपिटल रिसिट्स इट क्रिएट्स लाइबिलिटी और रिड्यूसेस एनी असेट। तो कैपिटल रिसिट्स की वजह से या तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी या फिर असेट की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, रेवेन्यू रिसिट्स को रेगुलर बेसिस पर रिसीव किया जाता है, वेयर इज कैपिटल रिसिट्स ओकेजनली रिसीव होता है। रेवेन्यू रिसिट्स एग्जांपल टैक्सेस एंड फीस, कैपिटल रिसिट्स लोन और सेल ऑफ असेट। रेवेन्यू रिसिट्स का जो नेचर है वो शॉर्ट टर्म का होता है, कैपिटल रिसिट का नेचर लॉन्ग टर्म का होता है। रेवेन्यू रिसिट्स रेवेन्यू अकाउंट में रिप्रेजेंट होती है एंड कैपिटल रिसिट्स कैपिटल अकाउंट में इनको शो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से या तो कोई असेट क्रिएट होता है या फिर लाइबिलिटी को रिड्यूस किया जाता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में असेट्स एंड लाइबिलिटीज के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं, वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए यूज किए जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल हैं बिल्डिंग एंड मशीन, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग और मशीन, वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स हैं सैलरी एंड रिपेयर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर के होते हैं। मींस आप सैलरी की ही एग्जांपल हम लोग ले लें तो सैलरी आपको हर मंथ पे करनी रहती है, सो इट इज रिकरिंग नेचर का होगा ये। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटल बजट में रिकॉर्ड किया जाता है, वेयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड इन रेवेन्यू बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड करता है ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस, सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस को इसमें इंक्लूड किया जाता है, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट, इट कवर्स बोथ कैपिटल एंड करंट अकाउंट, वेयर एज बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है या फिर करंट अकाउंट को ही हम लोग इंक्लूड करते हैं, कवर करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट गिव्स कंप्लीट पिक्चर ऑफ फॉरेन ट्रांजैक्शन, तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर, जैसे गुड्स प्लस सर्विसेज, दोनों के ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सॉरी, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमें लिमिटेड पिक्चर मिलती है, ओनली विजिबल आइटम्स की ही इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिलती है। इट इज ऑलवेज बैलेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस, वेयर एज बैलेंस ऑफ ट्रेड में शो सरप्लस और डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए नैरोअर कॉन्सेप्ट, मींस ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये छोटा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में डिफरेंस। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट फिक्स करती है, वेयर इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस के थ्रू, मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई, इनके थ्रू ये सेट होते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट स्टेबल होते हैं लंबे समय तक, वेयर इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के केस में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाते हैं थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ये सर्टेनिटी इन ट्रेड को प्रमोट करता है, मींस यहाँ पर ज्यादा डायनेमिक नेचर के ट्रेड्स नहीं होंगे, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहेगी, वेयरएज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो रहता है वो मार्केट में होने वाले सारे अप्स एंड डाउन्स क्विकली टू मार्केट चेंजेस, जैसे ही मार्केट चेंज होगा इसके ऊपर इंपैक्ट आएगा, डिमांड एंड सप्लाई अगर चेंज होती है तो तुरंत इसके ऊपर इंपैक्ट आता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट में कॉज इम्बैलेंस इन फॉरेन एक्सचेंज, वेयरएज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ये करेक्ट करता है इम्बैलेंस को ऑटोमेटिकली।